नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में सभी प्रतियोगी छात्रों को जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। साथियों, आप अपने जैसा ये सबको समझें। जितना आप उन विद्यार्थियों को जोड़ेंगे इस चैनल का आप उतना ही प्रभाव देखेंगे और आपको अच्छे से अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेंगी जो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। इससे ये वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आपको सफलता के सुनिश्चित एक उच्चतम अंक हासिल करें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और जूनियर शिक्षक की भर्ती की परीक्षाएं हैं। उससे संबंधित ये सभी प्रश्न हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और ख़ास तौर से जूनियर की परीक्षाओं के लिए भी ये श्रृंखलाएँ चलेंगी, लगातार चलेंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में जुड़ें। आप लोग से यह मेरी भावुक अपील है। ठीक है साथियों, आज हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरी का ये अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, वृत्त निर्देशन या सूचनिका किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास। साथियों, अभी तक तो हम लोग यही जान रहे थे आप कि फ्रांसीसी शब्द रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट के निकट है, इसलिए रिपोर्टाज शब्द से ये बना है। हिंदी का ये सर्वथा नवीन विधा है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी का शब्द है। और देखिए इसको क्या है, इस वृत्त निर्देशन या सूचनिका इसी को कहते हैं, रिपोर्टाज को ही कहते हैं। रिपोर्टाज विधा है, इसको दो नाम से जानते हैं, वृत्त निर्देशन या सूचनिका के नाम से जाने जाते हैं। और ये शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट के शब्द से बना है और रिपोर्टाज जो है आपकी नवीन विधा है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, प्रभु जी तुम मेरे मन को जानो किसकी पंक्ति है? ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? तो मीरा है, रहीम है, रैदास है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इन्हीं से संबंधित मिलती हुई एक रैदास की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो प्रभु जी, उसमें भी प्रभु जी देख के आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें रहीम, इसमें रैदास हैं तो रैदास होंगे, तो रैदास नहीं है। इसमें न मीरा की पंक्ति है, न रहीम की है, न रैदास की पंक्ति है और इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। यह पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, प्रभु जी तुम मेरे मन को जानो। और रैदास की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसी से मिलता जुलता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सुपरनेशन का अर्थ है पदमुक्ति, अधिवार्षिकी और बर्खास्त सेवा अवधि। देखिए ऐसे प्रश्न जो है अक्सर KVS नवोदय में प्रश्न पूछे जाते हैं या दिल्ली अधीनस्थ में DSSB में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रयोजनमूलक हिंदी से ही प्रश्न कुछ ऐसे परिभाषित कर दिए जाते हैं, उसका अर्थ पूछा जाता है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा पदमुक्ति होता है, इसका अर्थ होता है पदमुक्ति। ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये प्रश्न आपके सामने है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, इसमें जो है इसमें पूछा गया है, इसमें रेखांकित शब्द को बताना है। तो इसमें यहाँ रेखांकित होगा, समझ लीजिएगा आप लोग। तो इसमें कैसा है आपका शब्द है, इसमें पूछा गया तो कैसे वाक्य हैं आपके वाक्य में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा
ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे है? इसमें कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेदों में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम में आप होता है और निश्चयवाचक में यह वह होता है और अनिश्चयवाचक में कोई कुछ और प्रश्नवाचक में कौन क्या होता है और संबंधवाचक में जो है जो सो होता है। तो और अनिश्चयवाचक में कोई कुछ। तो आप लोग इसमें देखिए कोई दिया है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और देखिए जो है जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, कौन कौन से सर्वनाम हुए? 6 में पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। और देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? जैसे है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन सा होगा? मैं, यानी मैं, हम, यानी सबसे उत्तम मैं, हम हो गया। और मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप हो गया। और अन्य में वह, वे, यह हो गया। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद क्लियर हुआ। और देखिए सर्वनाम के भेद अगर पूछा जाए तो 6 होगा और सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। तो 11 में बताएं आपको, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है अमित रेखाएं सत्यति मलिक, स्मृति कर, प्रेमनाथ टंडन और ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अश्क। और डी ऑप्शन है 10 तस्वीरें, तो जगदीश चंद्र माथुर। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा। देखिए अमित रेखाएं सत्यति मलिक की है, ये सही है। स्मृति कर्ण भी सही है, प्रेमनाथ टंडन का है। और ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अश्क का है रचना। और 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र गुप्त की रचना, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। स्मृति कर्ण प्रेमनाथ टंडन का नहीं है, क्योंकि यह सेठ गोविंद दास की रचना है, इसलिए यह गलत हुआ। बी ऑप्शन गलत है, आपका सुमेलित नहीं है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कमलेश्वर की नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन में जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी और सी में जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। और डी ऑप्शन में आज के अतीत 2000 ईस्वी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, आज के अतीत 2000 ईस्वी। और देखिए सभी जो हैं मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ये सभी कमलेश्वर की रचनाएं हैं। बहुत ही सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो आज का अतीत है जो इसमें नहीं है तो वो भीष्म साहिनी की रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो ऑप्शन है संकल्प है, कोई तो, करवट, बट के बंधन। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये अमृतलाल नागर की रचना है। विष्णु प्रभाकर की ये सब रचनाएं हैं संकल्प है, कोई तो, बट के बंधन है। और ये करवट नहीं है, करवट अमृतलाल नागर की रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी ज्ञानांजन की नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है शापग्रस्त 1997 ईस्वी, सपना नहीं 1987 ईस्वी, यात्रा 1975 ईस्वी और क्षणजीवी 1977 ईस्वी। तो इस प्रकार इसमें देखिए कौन नहीं पूछा गया है, तो इसमें कौन सा नहीं है? देखिए ये सभी है, क्षणजीवी भी है, यात्रा भी है, सपना नहीं ये भी है। और देखिए इसके सन भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन सटीक नहीं है, शापग्रस्त। और ये रचना अखिलेश की है।
ये कहानी जो है अखिलेश की है और सभी जो है तीनों जो रचनाएं हैं कहानी महत्वपूर्ण कहानी ज्ञानरंजन की है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस नाटक का आधार हर्षरीत तथा चीनी यात्री भीमसांग की ऐतिहासिक विवरण है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया विशाल 1951 ईस्वी और बी ऑप्शन है राशि 1915 ईस्वी और सी ऑप्शन है जन्मेजय का नाग्य और 1926 ईस्वी में और डी ऑप्शन है अजातशत्रु 1922 ईस्वी। तो इस प्रकार इसमें जो सटीक आंसर होगा, कौन सा सटीक आंसर है? इसमें बी ऑप्शन सटीक है। ये जो राजश्री जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इसी में हर्षरीत तथा और चीनी यात्री भीमसांग का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। राजश्री जो है हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की बहन थी और हर्ष रचना लिखे हैं बारभट्ट। तो इसमें उसी में इनका वर्णन मिलता है। और चीनी यात्री भीमसांग जब भारत आए थे तो उसमें राजश्री जो नाटक का विवरण, ये ऐतिहासिक नाटक अक्सर ज़्यादातर नाटक ऐतिहासिक नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं, तो उसी में विवरण मिलता है राजश्री नाटक में। आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। उपरोक्त पंक्ति कामायनी के किस स्वर की है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है वासना, काम, श्रद्धा, लज्जा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, श्रद्धा। कामायनी के 15 सर्गों में श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा सर्ग हैं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सटीक है। ये पंक्ति है जो महत्वपूर्ण पंक्ति है 17 सर्ग से ली गई है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी के 15 सर्गों में श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियाँ वर्णित की गई है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से उपन्यास और कथानक गांव का कौन सा जुड़ा गलत है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया राग दरबारी 1968 ईस्वी शिवपालगंज और प्रेमाश्रम है 1922 ईस्वी गोपालपुर और आधा गांव है 1966 ईस्वी गंगोली गांव से लिया गया है और गोदान जो है 1936 ईस्वी बेलारी गांव से। तो इसमें आपको सुमिलित जोड़ा बताना है, जोड़ा कौन सा गलत है। तो इसमें राग दरबारी जो है शिवपालगंज का वर्णन मिलता है और आधा गांव गंगोली गांव का भी वर्णन मिलता है। राई मासूम रजा द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है और राग दरबारी जो श्रीलास द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो इसमें भी शिवपालगंज की कथा मिलती है और आधा गांव गंगोली गांव की कथा मिलती है इसमें। और देखिए गोदान है प्रेमचंद का उपन्यास है, इसमें बेलारी गांव का भी वर्णन किया गया है। तो लेकिन ये जो बी ऑप्शन इसमें नहीं है, इसका जोड़ा गलत है। ये गोपालपुर का नहीं है, ये लखनपुर का इसमें वर्णन मिलता है प्रेमाश्रम उपन्यास में। प्रेमाश्रम उपन्यास जो है ये प्रेमचंद का उपन्यास है, लेकिन इसमें ये जो गांव का वर्णन है इसमें नहीं मिलता है, ये लखनपुर का वर्णन है, इसलिए गलत हुआ। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना कहरवा शैली में लिखा गया है तथा उसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आखिरी कलाम, अखरावट, कहरनामा, मसलनामा। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा कौन सा, किसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है और कहरवा शैली का वर्णन मिलता है? ये सभी जायसी की रचनाएं हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है, कहरनामा में ही इसका वर्णन मिलता है। इसको याद अब ध्यान रखिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से रचनाकार और रचनाओं का जोड़ा कौन सा असत्य है? तो इसमें ऑप्शन है कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मधु मदन गोपाल, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परछाई और डी ऑप्शन है प्रेमचंद की बस्ती
ओम अवस्थी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा। देखिए ये सभी सही हैं। कलम का सिपाही अमृत राय और कलम का मजदूर मदन गोपाल की जीवनी है, इसमें वर्णित की गई है और ये लिखे हैं। और देखिए प्रेमचंद के फटे जूते भी हरिशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। और प्रेमचंद की बस्ती जो है ओम अवस्थी, यही गलत है, इसमें सटीक नहीं है। इसमें प्रेमचंद के नारी पात्र जो रचना है ओम अवस्थी की है, यही सटीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है उर्वशी को गीति काव्य किसने माना है। तो उर्वशी को गीति काव्य किसने माना है। प्रश्न है आपका डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, उर्वशी को गीति काव्य माना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पिघलते पत्थर काव्य के लेखक कौन है। तो ऑप्शन रागे राघव, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, रत्नाकर। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, रागे राघव की रचना है पिघलते पत्थर, यह काव्य विधा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो इसमें है अरबी, देवनागरी, गुरुमुखी और अंग्रेजी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, अंग्रेजी, यही नहीं है लिपि। देखिए अरबी की लिपि फारसी से, अरबी का फारसी से और देवनागरी का ब्राह्मी लिपि से और गुरुमुखी का संबंध है पंजाबी लिपि से है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इनमें से बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो कौन सी ऐसी बोली है जिसे बिहारी का संबंध नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी बोलियां आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आदिकाल के नामकरण का कौन सा जोड़ा असत्य है। तो वीर प्रशस्ति, विजेंद्र स्नातक, प्राचीन काल, राम प्रसाद मिश्र और बाल्यावस्था काल जो है रामाशंकर शुक्ल प्रसाद। और डी ऑप्शन है शून्यकाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें आपका कौन सा जोड़ा असत्य है, यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना है। कौन सा आंसर सटीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें देंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रेमचंद के प्रतिज्ञा उपन्यास में विधवाओं की सेवा की प्रतिज्ञा कौन करता है। विधवाओं की सेवा की करने की प्रतिज्ञा कौन करता है, यही पूछा गया है। तो अमृत राय हैं, दाननाथ हैं, कमला प्रसाद हैं, बद्रीनाथ। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, अमृत राय सेवा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं कौन है। हेमचंद, विद्याधर, सोम प्रभु सूरी, धनपाल। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, हेमचंद को अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कहा गया है। आदिकालीन साहित्य के 6 भागों में बांटा गया है। तो जिसमें सिद्ध, नाथ, जैन, रासो और लौकिक गद्य साहित्य में बांटा गया है। आदिकाल के समय इसको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है। सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक, गद्य साहित्य में। और शब्दानुशासन ही व्याकरण ग्रंथ है, किसका है, हेमचंद का। और अपभ्रंश भाषा के पारणी भी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, हेमचंद जी कहे जाते हैं। अपभ्रंश का व्याकरण और अपभ्रंश भाषा के पारणी कहे जाते हैं। शब्दानुशासन इनका व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद जी का, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ग्रेसन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वीर गाथा को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा राम कुमार वर्मा ने दिया है। और आदिकाल नाम जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है इसको वीर गाथा काल को। इसमें आदिकाल नाम जो दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, और वीर गाथा काल नाम जो है वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल की संज्ञा दी है, और राव संकीर्तन जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया है वीर गाथा काल को, और मिस बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया है, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है, और शून्यकाल की संज्ञा दी है किसने दी है गणपति चंद्र गुप्त ने। और प्रारंभिक काल और आरंभिक काल में कन्फ्यूजन होता है कि किसने दिया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मिस बंधुओं ने जो है आरंभिक काल नाम दिया है, और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। यानी गणपति चंद्र यानी गणेश की आप वंदना करते हैं, पहले जो श्री गणेश करते हैं किसी से की शुरुआत करते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा याद कर रखने के लिए। तो आप प्रारंभिक करते हैं तो गणपति प्रारंभिक से समझ के आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। और मिस बंधु हैं आरंभी, मिस बंधु ने आरंभ किया था, आरंभिक काल नाम दिया था। और देखिए पृथ्वीराज कमल कुलश्रेष्ठ जो हैं अंधकाल काल नाम दिया है आदिकाल को। कौन? कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकाल काल नाम दिया है आदिकाल को। इतनी सब सारी बातें आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। सभी ऑप्शन में भी आपके प्रश्न बताए जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। आप लोग लगातार अभ्यास करते रहें, वीडियो को देखते रहें, ताकि आप सभी प्रश्नों को जितना से ज़्यादा हो सके उसको याद रखेंगे लंबे समय तक। अगर डेली आप वीडियो को देखते हैं और उसको बार बार देखते हैं, चाहे आप जिस अवस्था में रहिए, जब भी रहिए, उसको वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए और सुनते रहिए। सुनने से ज़्यादा याद होता है, कोई भी चीज़ है सुनिए, उसको ज़्यादा आप कैच कर पाएंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी है, अर्धमागधी है, शौर्षणी है, ब्राह्मण है। तो इसमें आपका सटीक आंसर है सी ऑप्शन है, पश्चिमी हिंदी का विकास शौर्षणी अपभ्रंश से माना जाता है। और मागधी जो है, देखिए मागधी में कौन से बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, भोजपुरी मगही आती है। और अर्धमागधी जो है पूर्वी हिंदी के में बोलियां जो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और शौर्षणी का विकास पश्चिमी हिंदी से माना जाता है, और ब्राह्मण का सिंधी से माना जाता है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शन है दरभंगा, आजमगढ़, पटना, पूर्णिया। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक होगा, आजमगढ़ में भोजपुरी बोली जाती है। और भोजपुरी बोली का और क्षेत्र है, जैसे वाराणसी है, देवरिया है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर का क्षेत्र आता है, जौनपुर है, चंपारण है। और दरभंगा क्षेत्र की बोलियों में देखिए भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है। और पटना में जो है मगही बोली जाती है, जो गया में मगही है, और मुंगेर में भी मगही, भागलपुर में भी मगही बोली जाती है। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। और पूर्णिया में जो है मैथिली बोली जाती है, मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, वही पूर्णिया क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। और देखिए आकार बौला में है जो खड़ी बोली होती है, और बांगरू हरियाणवी है, और ओकार बौला में ब्रज भाषा आएंगे, बुंदेली आएंगी, और कन्नौजी बोली आएंगी। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। इतनी सारी व्याख्याएं आप लोग सुने हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे और इसको नोट भी बनाते रहें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इसके साथ साथ आप वीडियो को सुनते रहेंगे तो आपको बार बार अभ्यास से आप ज़्यादा उसको अस्थायी रख सकेंगे, ज़्यादा समय तक इन प्रश्नों को। अब आगे प्रश्न को देखते हैं।
खुमान रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल, दलपति विजय, सारंगधर और जगनीक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, दलपति विजय। तो देखिए इसमें, और नरपति नाल हैं बिसलय, और सारंगधर हैं हमीर रासो सारंगधर, और जगनीक कवि जगनीक है परमार रासो। ठीक है, तो इसको आपको अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो जैसे बीन, खुद और हस्त्र, पज ऐसे करके याद कर लेंगे। नरपतिनाल यानी खुद, देखिए खुमान रासो नरपतिनाल। तो इसमें आपका देखिए नरपतिनाल जो है यहाँ बिसलदेव रासो, बिसलदेव, नरपतिनाल बीन हो गया, और दलपति खुद हो गया, और सारंगधर हमीर रासो हस से कर लीजिएगा आप लोग, और जगनीक है परमार यानी पंच। ऐसे करके आपका कोट है उसको ध्यान रखेंगे तो इसको आसानी से आप याद कर लेंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? तो इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर बुलर हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मुंशी देवी दास हैं। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा आंसर होगा? देखिए इसमें श्याम सुंदर दास जो हैं यही प्रामाणिक मानते हैं, और मिस बंधु भी हैं, कर्नाटाड हैं, और डॉक्टर नगेंद्र भी प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को ये सभी विद्वान प्रामाणिक मानते हैं। लेकिन और रामचंद्र शुक्ल जो हैं रासो ग्रंथ के आधार पर वीरगाथा काल नाम रखते हैं, लेकिन ये अप्रामाणिक मानते हैं। कौन अप्रामाणिक मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और जो डॉक्टर बुलर हैं ये अप्रामाणिक मानते हैं, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा अप्रामाणिक मानते हैं। बुलर और गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। और अब आगे देखिए इसमें मुंशी देवी दास हैं, ये भी अप्रामाणिक मानते हैं। और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में जैसे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, मुनिजन विजय भी हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। देखिए इसमें प्रश्न है भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो इसमें है प्रसाद है, पंत है, महादेवी वर्मा है और निराला है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा भिक्षुक कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये निराला की कविता है, और ये प्रगतिवादी रचना है निराला की भिक्षुक कविता। और देखिए प्रसाद है जो छायावाद का जनक इन्हें कहा गया है, छायावाद का ब्रह्मा भी इन्हें कहा जाता है, और पंत को विष्णु कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा या शक्ति कहा गया है, और निराला को छायावाद का रुद्र या महेश कहा जाता है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आषाढ़ बीड़ा कविता आगे के किस काव्य संकलन में मूल रूप से संकलित है? तो इसमें ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, अरियो करुणामय प्रभामय, इत्तलम सदा नीरा। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा जो आषाढ़ बीड़ा महत्वपूर्ण कविता जो है आगे की है, यह आंगन की पार द्वार में संकलित कविता है। और देखिए ये आषाढ़ बीड़ा आंगन के पार के द्वार में लंबी कविता है, इस संकलित हुई है। और आंगन के पार द्वार जो है काव्य संग्रह है, इसको 3
खंडों में विभाजित किया गया है। ये 3 खंडों में मिलता है। जैसे प्रथम में है अंतःसलिला और द्वितीय में चंद्रकांत शिला और तृतीय में अषाढ़वीणा। वही तृतीय में जो अषाढ़वीणा है यही महत्वपूर्ण है। यही अषाढ़वीणा गेय की रचना है, वो आगन के पार द्वार में संकलित है। तो साथियों अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये आपके अंतिम प्रश्न है आज का श्रृंखला की, ये अंतिम प्रश्न है। देखिए, अज्ञेय के द्वारा अषाढ़वीणा किस वृक्ष से बनाई गई थी? तो इसमें है कीरी वृक्ष है, किरीट वृक्ष है, जामुन का और पीपल का वृक्ष है। तो ये बी ऑप्शन सटीक है, किरीट वृक्ष से ही बनाई गई थी। और देखिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कौन सा छंद के प्रकार नहीं है? तो इसमें है दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोठा। तो देखिए ये सब छंद के प्रकार में आएंगे, चौपाई, दोहा, सोठा आएंगे, लेकिन दृष्टांत ये अलंकार है, इसे यही नहीं होगा ऑप्शन सटीक। और देखिए चौपाई है सम्मात्रिक छंद है और दोहा सोठा है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो साथियों ये आपका अंतिम प्रश्न था आज की श्रृंखला का। और एक प्रश्न जो है इसका पूर्व के वीडियो में ये अभ्यास कराते समय ये गलत हो गया था प्रश्न, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। उसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, इसको कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसमें आपका ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। तो इसमें आपका देखिए सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। राजस्थानी बोली में कौन कौन सी बोली है? देखिए जैसे है मारवाड़ी है, जयपुरी है, जयपुरी को ढुराड़ी नाम से जानते हैं, और मेवाती है और मालवी है। ये सभी बोलियाँ राजस्थानी बोली के अंतर्गत, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आएंगी। और ठीक है साथियों,